विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता था। रास्ते में वो पल्लवी को भी उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय रहता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती थी। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो गई थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई पकाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी, उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे, तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताओ, आज कैसी बनी है? माँ, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ माँ, मैं जब आपके हाथ से बनी मछली अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तेरी माँ बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही अच्छी बनाती हो अपर्णा, इसमें कोई शक नहीं। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचूं। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ? तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले दिन अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार की तरफ चल पड़ी। ताजा ताजा मछलियाँ, आज की पकड़ी है, बिल्कुल ताजा मछलियाँ हैं। मीठे पानी की मछलियाँ हैं क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा निराश हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की बिक्री अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की ओर निकल गई। अगले दिन भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुँची। उदास होकर उसने खाना पकाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ गया था कि उसकी पत्नी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? सोचा था कि मछलियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों के बदले अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम स्वादिष्ट मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम दाम भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार में पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही ग्राहक खींचे चले आए। ताजा मच्छी है ना? हाँ,
आज सुबह ही पकड़ी है। ठीक है, मुझे 1 प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को 1 प्लेट मछली भात दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी 1 प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रखी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? तुम खाओ तो बताती हूँ। तीनों जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने विष्णु को आज का किस्सा सुनाया। मैं नहीं कहता था कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा बिक गया। क्या? और उस दिन से अपर्णा के मछली भात का व्यापार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती थी। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाता था मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचते थे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का बिजनेस चल पड़ा और थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। अब उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। सुनील और आसिफ 2 दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुँचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ। उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ। उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुंचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ,
बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ, बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे, पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है, बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए, पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती
और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सरस्वती अपने बेटे चिन्मय के साथ रहती थी। सरस्वती के पति को गुजरे हुए 10 साल बीत गए थे। तब से सरस्वती गांव में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। अब चिन्मय लगभग 15 साल का था। अम्मा, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? लकड़ियाँ काटने का काम। पर बेटा, उसके लिए तो तुमको जंगल जाना होगा। हाँ माँ। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मेरे साथ और भी लोग हैं जो जंगल जाएंगे। और ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है। कोई जंगली जानवर मेरे पास तक नहीं आ पाएगा। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ अम्मा, आप चिंता ना करें। अगले दिन से चिन्मय बाकी लकड़हारों के साथ जंगल जाने लगा। लकड़हारों ने उसे पेड़ काटना सिखाया। वो भी जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम में एक दिन चिन्मय अकेले ही जंगल आया। वो लकड़ियां देख रहा था तो सारी लकड़ियां गीली थीं। ये सब तो गीला है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। चिन्मय घने जंगलों में पहुंच गया। वहां अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ियों में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक लड़की अटकी हुई थी और रो रही थी। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे अटक गई? चिन्मय ने उस लड़की को खींचा तो उसने देखा कि उस लड़की के पंख भी हैं। ये क्या, तुम्हारे पंख? हाँ, मैं परी हूँ। पहली बार धरती लोक घूमने आई थी। रात के अंधेरे में एक शेरनी मेरे पीछे पड़ी थी। मैं डर के मारे भागने लगी और यहाँ तक आ गई। मैं शेरनी से तो बच गई, पर तब से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे पंख भी घायल हैं। देखो। चिन्मय ने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियां काट दी और परी को आजाद कर दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुम घायल हो, इस हालत में उड़ भी नहीं पाओगी। और अगर तुम इस जंगल में रही तो किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। पर तुम्हारे ये पंख, अगर इंसानों ने ये देख लिए तो? कोई नहीं देखेगा। परी ने जादू किया और वो परी से एक मामूली लड़की में बदल गई। अब चलो। चिन्मय परी को अपने साथ घर ले आया और घर जाकर उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया। अम्मा, परी के ठीक होने तक हमें उसका ख्याल रखना ही होगा। हाँ बेटा, तू वैद्य जी के पास जाकर मरहम ले आ। नहीं नहीं, मरहम की जरूरत नहीं है। परियां अपनी खुद की शक्ति से ही ठीक हो जाती हैं। बस हमें खाना और आराम की जरूरत होती है अम्मा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। परी वहीं लेट गई और चिन्मय और सरस्वती घर के बाहर आए। परी हमारी मेहमान है, हमें उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए। हाँ अम्मा। बेटा, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, पर ये ताजी सेंग की फलियां उगी हैं। सोचा था कुछ दिन बाद तेरे जन्मदिन पर बनाऊंगी, पर अब परी के लिए यही बना देती हूँ। हाँ अम्मा, जैसे आपको ठीक लगे। इन दोनों की सारी बातें परी ने सुन ली और उनके वहां से जाने के बाद परी ने सेंग की फलियों के पौधे पर जादू किया। सरस्वती ने सेंग की फलियों से स्वादिष्ट सांबर बनाया और चावल के साथ परी को परोसा। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये सेंग की फलियां मैंने खुद उगाई है ना। मैं जानती हूँ अम्मा। परी ने भोजन किया और उसकी शक्तियाँ बढ़ गई। फिर उसने खुद अपने आप ही अपने घावों को भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और परी लोग लौट सकती हूँ अम्मा। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। ये हमारा धर्म है बेटा। अम्मा, मैं आपको कुछ देकर जा रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिएगा। आपके सेंग की फलियों के पेड़ जादुई बन चुके हैं। आप जितनी बार भी सेंग की फलियाँ निकालेंगी, ये उतनी बार उगेंगी। अब जितनी मर्जी उतना सांभर बनाकर खाइए। शुक्रिया चिन्मय, तुम बहुत अच्छे हो। परी उड़कर वहाँ से चली गई। सरस्वती और चिन्मय बाहर आए और उन्होंने कुछ सेंग की फलियां तोड़ ली और वापस वहाँ नई फलियां उगाई। ये देखकर दोनों खुश हो गए। अब तो हम जब मर्जी सांभर बना सकते हैं चिन्मय। अम्मा, सांबर बनाकर बेच भी सकते हैं। हाँ, चिन्मय और सरस्वती ने ढेर सारी सेंग की फलियां तोड़ ली और उन फलियों से ढेर सारा सांबर बनाया और साथ में चावल भी पकाए। मैं ये सांबर चावल बेच कर आता हूँ अम्मा। सांबर चावल का डिब्बा लेकर चिन्मय बाजार पहुंचा। लोग उसका सांबर चावल खाते और उसे पैसे देते थे। उस दिन से सरस्वती रोज जादुई सेंग की फलियां तोड़कर उससे सांबर बनाया करती थी। चिन्मय इन सांबर चावल को बाजार में बेचता था। जादुई सेंग की फलियों से बना सांबर चावल चिन्मय और सरस्वती की आजीविका का साधन बन गया। उसके बाद सरस्वती कभी किसी के घर काम करने नहीं गई, ना ही चिन्मय लकड़ियां काटने जंगल गया। अब वो लोग सांबर चावल बेचकर ही अपना गुजारा कर रहे थे।